हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो नीचे रेड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस बटन को ज़रूर दबा लें। ये कक्षा 8 का पार्ट 8 है, किशोर अवस्था। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। इसमें पहला टॉपिक है उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। दूसरा है प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य लिंग निर्धारण। फिर है स्वास्थ्य पोषण योजना। फिर है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। फिर है जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव तथा नियंत्रण। फिर है परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसमें शुरू में आता है कि आपने पिछले अध्याय में जीवों में जनन के बारे में पढ़ा है। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। मतलब एक एज है ऐसी जिसके बाद ही जनन क्षमता उसमें प्राप्त होती है। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जब हार्मोन्स डेवलप हो जाएंगे शरीर में, तभी जनन शक्ति होती है। यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोर अवस्था में कदम रख रहे हैं। इस इकाई में एक किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 8.1 दिया है किशोर अवस्था। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की यह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। ये किशोर अवस्था की परिभाषा है। किशोर अवस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। अब किशोर अवस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोर अवस्था का आरंभ 1-2 वर्ष पहले से ही आरंभ हो जाता है। इन शारीरिक एवं मानसिक बदलाव की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। किशोर एवं किशोरियों में किशोर अवस्था के समय होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। लंबाई में वृद्धि। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। किसी बच्चे में की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी लक्षणों पर भी निर्भर करती है। मतलब अगर माँ बाप बड़े उसके फादर बड़े हैं तो बच्चा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। अगर लंबे हैं तो मतलब वो उसमें आनुवंशिकी लक्षणों के कारण भी छोटा बड़ा हो सकता है। साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। मतलब अगर उसे संतुलित आहार देंगे तो जो अगर मम्मी पापा छोटे हैं तो बच्चा भी लंबा हो सकता है। शारीरिक बनावट में परिवर्तन। किशोर अवस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। स्वर में बदलाव।
आपने अनुभव किया होगा कि किशोरों की आवाज़ भारी तथा किशोरों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोर अवस्था में स्वर यंत्र लॉरेंस विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे ऊपर उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि एडम एप्पल कहा जाता है। लड़कियों में स्वर तंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व पिच वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। किशोर अवस्था में स्वेद ग्रंथियाँ एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। जननांगों की परिपक्वता। किशोर अवस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोर अवस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाता है, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा हो जाती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण भी किशोर अवस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोर अवस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर बाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के रूपों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करता है। किशोर अवस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूंछ एवं दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से भी हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। जब किशोरों के वृषण नर युग्मक तथा शुक्राणु एवं किशोरियों के
मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्य से 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 18 से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या ही कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भाशय गर्भधारण हो सके। मादा के प्रजनन तंत्र में एक इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। यह चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोर अवस्था में ही होता है। इसे रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्राय रुक जाता है। इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, परंतु धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। ओके, थैंक यू। अगले पार्ट में कराएंगे बात। ओके।